बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में सबक नंबर 3 की पढ़ाई मुकम्मल कर चुके हैं, आज हम अपनी वीडियो में सबक नंबर 4 की पढ़ाई करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 16 और सबक नंबर 4 खोलिए। सबक नंबर 4 है इमली का दरख्त। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि खेतों में, बागात में बहुत से दरख्त होते हैं, फलों के दरख्त होते हैं। तो आज हम जिस दरख्त की बात कर रहे हैं इस सबक में, जो दरख्त पढ़ने जा रहे हैं जिस सबक के बारे में, वो है इमली का दरख्त। जब हम इस सबक को पढ़ सकेंगे तो उसमें हम क्या जानेंगे, मुश्किल अल्फाज के मायने जानेंगे और इस इबारत में जो हमें इखलाक की, इक़दार की अहमियत जानेंगे और इबारत को दुरुस्त लफ्ज़ व लहजे से पढ़ेंगे और जो है हम इसका खुलासा भी जान सकेंगे। तो हम अपना सबक नंबर 4 शुरू करते हैं। इमली का दरख्त। हमारे गांव से थोड़े फासले पर इमली का एक पुराना दरख्त था। वो बहार के मौसम में हरा भरा हो जाता, बड़ा मुसाफिर नवाज था। थके मांदे मुसाफिर उसके साए में दम लेते। कभी कभी कारवां या बंजारों का गिरोह, बंजारा किसे कहते हैं, बंजारों किसे कहते हैं, यानी कि जंगलों में जो फिरते हैं, जंगलों में फिरने वाले को क्या कहते हैं, बंजारे। इसके साए में आकर ठहर जाता। वो करीब के जोहड़ में नहाते धोते, अपने जानवरों को पानी पिलाते, खुद ईंटें पत्थर जोड़कर चूल्हे बनाते, खाना पकाते, खा पी कर सो जाते और तड़के सवेरे अपना सामान बैलों पर लाद कर कोच कर जाते। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बंजारे जो होते हैं, जो कि जंगलों में फिरने वाले होते हैं, वो दरख्तों के साए में क्या करते हैं, आराम करते हैं। तो एक बंजारे जो होते हैं क्या करते हैं, अपना सामान वगैरह उसके जोहड़, अपना सामान वगैरह रखकर फिर जो है वहां पर खाना पीना करते हैं, अपने रात वहां बसर करके सुबह अपना सामान बैलों पर लादा और चले गए। ये दरख्त गांव वालों को बहुत अजीज था। हम जिस दरख्त की बात कर रहे हैं वो है इमली का दरख्त। ये दरख्त गांव वालों को बहुत अजीज था। गांव के लड़के बाले शाम को इसके करीब ही कबड्डी या कोई दूसरा खेल खेल लेते और शाम होने पर घर वापस चले जाते। चांदनी रातों में ये खेल रात को भी जारी रहते। जब इस दरख्त में फूल आते और फल लगना शुरू होता तो बच्चे पत्थर मारकर गिराते और खट्टे कटारे मजे ले लेकर खाते। गांव के मुखिया भी कभी कभी इसके साए में आकर बैठते और गांव के मामलात में मशवरा करते। कहनसाल अफराद का कहना था कि उनके बाप दादा के बकौल उनके वक्तों में भी ये दरख्त ऐसा ही था। कहनसाल किसे कहते हैं, कहनसाल यानी कि बूढ़े, जो ज़ईफ लोग होते हैं उनके यानी कि वो बताते हैं, वो अपने बच्चों को बताते हैं कि जो हमारे बाप दादा थे उनके बकौल भी ये उनके वक्तों का दरख्त है। जैसा कि अब आप हैं, आपके बाबा, फिर आपके बाबा के जो बाबा हैं वो आपके दादा, इस तरह से ये पुराने वक्तों की बात बताते हैं कि हमारे जो बाप दादा थे उन्होंने भी इस दरख्त को, जब वो लोग थे तो उन्होंने भी इस दरख्त को ऐसा ही देखा। ना जाने इसने गांव की कितनी नस्लें देखी, यानी कि जो इमली का दरख्त जिस गांव में है इसने उस गांव की पता नहीं कितनी नस्लें देखी हैं। दूसरे देहात वाले इस गांव का अता पता बताते वक्त इसी का निशान देते, यानी कि जो दूसरे गांव के लोग थे वो क्या करते, जब वो किसी को इस गांव का पता बताने लगते तो वो कैसे बताते कि इस गांव में एक इमली का दरख्त है पुराना कदीम। वो इस तरह से इमली का दरख्त का अता पता देते तो लोग उस गाँव में पहुंच जाते। एक रात क्या हुआ, एक रात इस जोर की आंधी चली कि सारे गांव में खलबली मच गई। खलबली यानी कि सारे गांव में शोर मच गया, हलचल मच गई। खलबली यानी कि शोर मच जाना, हलचली मच जाना। घरों के छप्पर उड़ गए, टीन की छतें भी उखड़कर दूर जा गिरी। गरीबों के झोंपड़ों के नामो निशान तक मिट गए, यानी कि नामो निशान उनके जो थे झोंपड़े थे वो बिल्कुल ही आंधी में उड़ गए। कई घरों में आग लग गई। बच्चे डर के मारे चारपाइयों के नीचे घुस गए। बड़े बूढ़े दुआएं मांगते रहे, सारी रात जागते कटी। प्यारे बच्चों, ये आपको उसका जिक्र कर रहे हैं कि एक रात क्या हुआ, अचानक से गांव में आंधी आई और उस आंधी की जो नुकसान हुए वो आपको इस लेसन में बताए जा रहे हैं। सुबह 5 बजे के करीब खुदा खुदा करके आंधी थमी। अब घर से निकलकर गांव का हाल देखा तो लोगों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने घर घर जाकर एक एक की खैरियत दरियाफ्त की। अब आगे बढ़े, ये देखकर उन्हें बहुत सदमा हुआ। सदमा यानी कि उन्हें बहुत ज्यादा अफसोस हुआ कि उनका पुराना दरख्त, कौन सा दरख्त, इमली का दरख्त जिसने उनके बुजुर्गों की आंखें देखी थी, जमीन से उखड़ा पड़ा है। इस वक्त वो अपना दुख भूल गए और सब उसका मातम करने लगे।
अब उन्हें इसकी कदर हुई, सबके सब आंधी को बुरा कहने लगे और औरतों ने उसे कोसना शुरू कर दिया। कोसना यानी कि आंधी को बुरा भला कहने लगी। छोटे बड़े सब आंधी को बुरा कह रहे थे और रोते जा रहे थे। लेकिन क्या सचमुच कसूर आंधी का था? अगर ये बात है तो चौपाल के पास नीम का दरख्त अच्छा खासा खड़ा है। चौपाल यानी कि जो बैठक है, चौपाल कहते हैं बैठक को। चौपाल के पास जो नीम का दरख्त है वो अच्छा खासा खड़ा है, वो क्यों नहीं गिरा? और भी कई दरख्त हैं, वो रात भर आंधी की चोटें सहते रहे मगर गिरे नहीं, सही सलामत रहे। हम आंधी को दोष देते हैं, दोष यानी कि हम आंधी को इल्जाम देते हैं, आंधी को कसूरवार ठहराते हैं, पर ये नहीं देखते कि गिरने वाले दरख्तों की जड़ें खोखली हो गई थी। आंधी के थपेड़े जो पड़े तो औंधे मुंह जमीन पर आ रहे। यही हाल कौमों का है। जब किसी कौम के इखलाक बिगड़ जाए तो लोग अपनी जात को मुकद्दम समझने लगते हैं। मुकद्दम यानी कि आला समझने लगते हैं। वो कौम के मफाद यानी कौम का फायदा अपने जाती मफाद पर कुर्बान करने से बिल्कुल नहीं चाहते। यानी कि जो कौम की फायदे की चीजें हैं उनको अपने जाती मफाद यानी कि अपने जाती मकसद के पर कुर्बान करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। वो इक्तदार और जर की हवस में इतना अंधे हो जाते हैं कि नाजायज जराए इस्तेमाल करने में भी ताअम्मुल नहीं करते। इक्तदार किसे कहते हैं? इक्तदार यानी कि अपनी हुकूमत, जो उनकी हुकूमत है उसमें जर यानी कि दौलत की हवस जो होती है उसमें इतने अंधे हो जाते हैं कि वो जायज नाजायज जरी जो होता है उन सबको भुलाकर सिर्फ उन्हें उनकी नजर क्या होती है? सिर्फ दौलत पर, कि हमारे पास मालो जरा है। खल्के खुदा को लूट लूट कर अपने अजीजों और दोस्तों के घर भरते हैं। बदअमाली और बदकिरदारी का दौरा हो जाता है। इस वक्त इंसाफ उठ जाता है, यानी कि जब एक हुक्मरान के दिल में ये आ जाए कि मुझे ये चीज अपने आप के लिए, अपने जाती मफाद के लिए वो इस्तेमाल करने लगे, तो वो ये भूल जाता है कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन क्या कर सकता है। उनके दिलो दिमाग से खिदमत खल्क जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है और वो गरीब आवाम को लूट लूट कर क्या करते हैं? अपने घरों को भरते हैं, यानी कि उनसे माल वगैरह लेकर अपने घरों में भर लेते हैं। बदअमाली और बदकिरदारी यानी कि बुराई का जो है दौर शुरू हो जाता है। इस वक्त इंसाफ उठ जाता है। हक गोई, इखलाकी जुर्रत और कुव्वत ईमानी बाकी नहीं रहती। हक गोई यानी कि सच्चाई, ईमानदारी बिल्कुल बाकी नहीं रहती। मुल्क में निफाक और इंतशार पैदा हो जाता है। निफाक और इंतशार, निफाक किसे कहते हैं? फूट, दुश्मनी। इंतशार माना परेशानी पैदा हो जाता है। जिंदगी दुश्वार यानी कि जिंदगी मुश्किल हो जाती है। कौम में ज़अफ़ आ जाता है। ज़अफ़ यानी कि कमजोरी, और इसकी जड़ें भी इमली के दरख्त की तरह खोखली हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, इस सबक के इमली का दरख्त, इसके सबक इमली का दरख्त के मुसन्निफ कौन है? इनके मुसन्निफ है सर सैयद अहमद खान। अब ये सर सैयद अहमद खान इसमें एक कदीम दरख्त के बारे में बता रहे हैं। कौन से दरख्त के? इमली के बारे में, जो बाहर के मौसम में हरा भरा हो जाता है और मुसाफिर इसके साए में आराम फरमाते थे। ये दरख्त गांव के लोगों को बहुत अजीज था। कभी कभी क्या होता, गांव के जो बड़े लोग होते हैं वो इसके नीचे बैठकर गांव के किसी भी मामलात में मशवरा भी करते थे। एक रात क्या हुआ, अचानक इस तरह की आंधी आई कि वो जो इमली का दरख्त था वो गिर गया। गांव के लोगों ने आंधी को बुरा भला कहा, लेकिन हमारे जो मुसन्निफ हैं, जो इस सबक को लिखने वाले हैं, वो कहते हैं क्या वाकई कसूर आंधी का था? सर सैयद जो है हमें इस सबक में यही बताना चाहते हैं कि कसूर आंधी का नहीं था, कसूर जो था दरख्त का था, क्योंकि उसकी जड़ें बिल्कुल कमजोर हो गई थी। वहां के रहने वालों का था, उन्होंने उस दरख्त की केयर नहीं की। इसी तरह सर सैयद इस सबक में यही बताना चाहते हैं कि कौमों का हाल भी यही है। जब किसी कौम का इखलाक बिगड़ जाए तो लोग अपनी जात को मुकद्दम समझने लगते हैं। वो कौम के मफाद को जाती मफाद पर कुर्बान करने लग जाते हैं। वो इक्तदार और जर की हवस में इतने अंधे हो जाते हैं कि नाजायज जराए इस्तेमाल करने में भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। और कहते हैं इसमें जो मुसन्निफ सर सैयद अहमद खान है, क्या कहते हैं कि जिस मुल्क में निफाक और इंतशार यानी कि जिस मुल्क में फूट, दुश्मनी और परेशानी पैदा हो जाए तो उस मुल्क में क्या होता है, जिंदगी दुश्वार हो जाती है और उस कौम की जड़ें खोखली हो जाती हैं। जैसा कि इमली के दरख्त की कौम तबाह व बर्बाद हो जानी है। क्या हुआ कि इस तरह से जब हमारे अंदर हिर्स आ जाएगी कि हमें जो है
जब हम अपने मफाद के बारे में सोचेंगे, दूसरों के परेशानी, दुख, तकलीफ, इन चीजों को नहीं समझेंगे, तो क्या होगा कि हमारा हाल भी इस इमली के दरख्त की होगा। हमारी जड़ें भी कमजोर हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता गिर जाएंगे, हम भी इमली के दरख्त की तरह गिर जाएंगे। तो आपको जो मुसन्निफ है वो यही बताना चाह रहे हैं कि आपने क्या करना है, अच्छे से सब चीजों का ख्याल रखना है, इखलाकी इक़्तिदार को अहमियत देनी है, यानी कि हमें अपने इखलाक को अच्छा करना है। किस तरह कर सकते हैं कि हम दूसरों के ख्याल करें, उनकी एहतराम करें और हर काम वक्त पर करें, और जो हमारी बड़े हैं उनकी बातें गौर से सुने, जो हमारे लिए फायदेमंद चीजें हैं उनको इस्तेमाल करें, जो हमारे लिए नुकसानदार चीजें हैं उनसे हम बचें, तो ही हम आगे कामयाब हो सकते हैं, वरना हमारा हाल भी इमली के दरख्त की तरह ही होगा। प्यारे बच्चों, आज का आपका होमवर्क है, आपने सफ़ा नंबर 18 पर सवाल नंबर 4 दर्जा झेल खाली जगहों को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। आपने क्या करना है, सबक नंबर 4 इमली के दरख्त की अच्छे से पढ़ाई करनी है। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद, जब आप पढ़ाई मुकम्मल कर चुकेंगे तो इस मश्क को बआसानी हल कर सकेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, सफ़ा नंबर 19 सफ़ा नंबर 19 पर भी सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाबात पर निशान लगाइए। जब आप सबक की अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप इस एक्सरसाइज को भी, इस मश्क को भी आप आसानी हल कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।